A very good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is disease manifestation and symptoms. So in that first introduction, in introduction we will see what is disease. We already we already know about disease. जैसे कि हमको पता है भाई कि भाई disease ये word हम कब use करते हैं, लेकिन actual में उसकी meaning क्या है कि it is a state of alteration in normal physiological functioning with physiological or mental discomfort caused due to modification taken place in the body or invasion of microorganism or toxic effect produced by any chemical substance. मतलब डिसीज़ क्या है कि हमारे नॉर्मल बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, अगर उसमें किसी तरह का चेंजेस होता है फिजिकली और मेंटली डिस्कम्फर्ट ड्यू टू किस वजह से, अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या कोई टॉक्सिक इफेक्ट, किसी केमिकल के कोई टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी में जो अल्ट्रेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज़. यानी कि हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, उससे हटकर अगर हमारी बॉडी में कोई उसमें कुछ अल्ट्रेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमको, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमको कोई डिसीज़ हुई है. सो नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन. सो मैनिफेस्टेशन किसको बोलेंगे हम? The numerous changes observed or pursued in the body due to the disease condition, they could be demonstrated by using the following terms. अभी जैसे कि मैनिफेस्टेशन किसको बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ों का होना जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर तरह की डिसीज़ है, उसको बोलेंगे मैनिफेस्टेशन. तो मैनिफेस्टेशन किस चीज़ों की बेसिस पे करते हैं हम? एक तो साइन, उसको कौन कौन से साइन है वहाँ पर, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, लीजन्स कौन कौन से हैं और सीक्वल्स. तो साइन और सिम्टम्स हमने ये यूजुअली सुना है कि भाई साइन और सिम्टम, जैसे कि अभी कोविड के अंदर अगर किसी ने हमारे सामने खांस दिया तो हम क्या डर जाते हैं उससे, क्यों? क्योंकि मे बी इसको कोरोना हो सकता है, हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा होता है ना. और अगर पता चल गया कि सामने वाले पर्सन को बुखार आ रहा है, उसका सर दर्द कर रहा है, उसको कफिंग हो रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लो है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसको तो पक्का कोरोना है. ये सब, तो ये जो लॉजिक है ये हम किस बेसिस पे लगाते हैं? क्योंकि साइन और सिम्टम्स, तो साइन और सिम्टम ये अलग अलग होते हैं या एक होते हैं, तो हम आज ये देखेंगे. तो साइन मतलब क्या कि साइन ऑफ डिसीज आर ऑब्जर्वेबल वंस ऑब्जेक्टिवली. मतलब कि साइन किसको बोलेंगे हम कि जो हमको ऑब्जेक्टिवली दिख रहा है. जैसे कि अगर कोविड का कोई पेशेंट है तो हम बोलेंगे कि अरे उसको खांसी आ रही है, तो हम बोलेंगे ये क्या हुआ, उसका एक साइन हुआ है ना. अगर वो उसको चक्कर आ रहे हैं चलने में, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमको दिखाई दे रहा है ना. जो चीज़ें हमको दिखाई देती है, जो हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस. लेकिन सिम्टम्स किसको बोलेंगे हम? सिम्टम्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय अदर्स. सो सिम्टम्स जो होते हैं वो दूसरे उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो पेशेंट है वही उसको फील कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेन. अब देखो पेन मतलब उसको किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो क्या? नहीं, वो सिर्फ किसको पता रहेगा, उस पेशेंट को. तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिम्टम्स, जो कि सिर्फ उस पेशेंट को पता होता है. अनईजीनेस, नवेशिया, बर्निंग सेंसेशन. मतलब नवेशिया मतलब क्या, आप सभी को पता है नवेशिया मतलब क्या? नवेशिया जैसे मतलब वॉमिट जैसे फील होना. बर्निंग सेंसेशन मतलब क्या कि जलन महसूस होना है ना. इरिटेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ का ड्राइनेस होना. तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसको पता होती है? सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता होती है. लेकिन तो जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता होती है, पेशेंट खुद उसको एनालाइज कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे सिम्टम्स. लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम खुद देख सकते हैं अदर देन, जो ऑब्जर्वेबल होती है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस पेशेंट को ऐसे हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कफिंग, फीवर, स्वेलिंग है ना, शिवरिंग. अगर उसको ठंडी बज रही है तो हम उसको देख सकते हैं कि इसको ठंड लग रही है. रेडनेस ऑफ स्किन, अगर उसकी स्किन पर्सन की रेड होती है तो हम समझ जाएंगे कि इसका स्किन रेड हो रहा है ना. तो हम ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन तो जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको साइन. लेकिन ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता होती है उसको क्या बोलेंगे हम? सिम्टम्स. तो जो अब इसके बीच का डिफरेंस समझ में आया साइन एंड सिम्टम के बीच का, कि साइन मतलब क्या है कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अदर दैन पेशेंट. लेकिन ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को पता होती है, जैसे कि पेन की फीलिंग, बर्निंग सेंसेशन है ना. तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह की
इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सिम्टम्स। अब लेजन्स किसको बोलते हैं? लेजन मतलब क्या कि इंजरी और वुंड रिजल्टेड इन द बॉडी स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिसीज़। मतलब कि अगर हमारी बॉडी को किसी तरह की इंजरी होती है तो उसको किसी डिसीज़ की वजह से तो हम उसको बोलेंगे लेजन्स। उसके बाद में सीक्वल किसको बोलेंगे हम? द आउटकम ऑफ अ डिसीज़ इज रेफर्ड इन सम केसेस एज अ सीक्वल। मतलब कि डिसीज़ के आउटकम, फॉर एग्जांपल जॉइंटिस आफ्टर मलेरिया, स्कारलेट आफ्टर द क्योर। मतलब कि सीक्वल किसको बोलेंगे हम? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसको ऐसे याद रखना है कि अगर किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल मलेरिया हुआ था और मलेरिया होने के बाद उसे जॉइंटिस हो गया तो हम क्या बोलेंगे? सीक्वल। अभी आपने जैसे कि सुना होगा कि जो टाइफाइड के पेशेंट है उसको ज़्यादातर कोरोना हो रहा है ना, इस तरह से भी आपने सुना होगा, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे? सीक्वल। फिर उसी तरह से आपको कोई जख्म लगा हुआ है या फिर आपको कोई इंजरी थी, तो इंजरी हील होने के बाद में जो मार्क वहाँ पर रह जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वल। या फिर जो स्कार वहाँ पर रह जाता है कुछ लगने के बाद में हमको उस जगह के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वल, है ना। उसी तरह से डिसीज़ कैन बी कैटेगराइज एज, अब डिसीज़ को भी कैटेगराइज किया है। डिसीज़ सिर्फ एक तरह की नहीं होती, डिसीज़ भी अलग अलग तरह की होती है, हमने उसको भी क्या किया है? कैटेगराइज किया है। तो उसको हम यहाँ पे कैटेगरी देखें कितनी तरह की कैटेगरी होती है और कौन सी डिसीज़ उसमें आती है। तो उसमें पहली कैटेगरी इन्फेक्टियस डिसीज़। इन्फेक्टियस मतलब क्या कि ऐसी डिसीज़ जो हमको इन्फेक्शन के थ्रू होती है। इन्फेक्शन मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के थ्रू वो डिसीज़ हमको होती है, तो इस तरह की डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज़। तो उसकी एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कोरोना, है ना। तो इस तरह की एग्जांपल, तो ये कौन सी डिसीज़ है? इन्फेक्टियस डिसीज़। और सेरोलॉजिकल डिसीज़, सेरोलॉजिकल नाम के अंदर ही सब छुपा हुआ है। सेरोलॉजिकल मतलब क्या? सीरम कहाँ से आता है? ब्लड से, मतलब ब्लड रिलेटेड डिसीज़। तो ब्लड रिलेटेड डिसीज़ में कौन कौन सी? हेपेटाइटिस और एड्स। तो एड्स आपको सभी को पता होगा किस चीज़ से, आपने सुना है कि आपको एक दूसरे का ब्लड यूज़ नहीं करना होता है ना। तो किसी का ब्लड लगी हुई कुछ चीज़ें खानी नहीं होती, तो क्यों, किस लिए ऐसे क्यों? क्योंकि अगर उसके ब्लड में उस पर्टिकुलर डिसीज़ का वायरस हो, फॉर एग्जांपल उसके ब्लड में अगर एड्स का वायरस प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी में भी आ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे सेरोलॉजिकल डिसीज़। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसीजेस। उसकी एग्जाम्पल है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उससे जो डिसीज़ हमको होती है उसकी एग्जांपल है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके बाद एंडोक्राइन एक्सोक्राइन डिसऑर्डर्स। तो अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब क्या है कि पैनक्रिया क्या है, ये कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है हमारा पैनक्रिया। तो डिसीज़ उसको अगर कोई डिसीज़ होती है उस ऑर्गन रिलेटेड, जैसे कि डायबिटीज़, अगर पैनक्रिया हमारा नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल फंक्शन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना। पेप्टिक अल्सर्स, अगर हमारे पेप्सिन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर उसको अगर उसका अल्सर होता है तो हम क्या बोलेंगे? फिर उसको पेप्टिक अल्सर्स। तो ये जो डिसीज़ है, ये जो ऑर्गन है वो कौन से है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो उससे होने वाली जो भी, तो उस रिलेटेड ऑर्गन से होने वाली जो भी डिसीज़ रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड डिसीज़। कॉन्जिनाइटल मतलब क्या कि ऐसी डिसीज़ जो हमको हमारे जैसे कि डॉक्टर पूछता है ना कि आपकी फैमिली में आपको ये डिसीज़ और किसको थी, है ना, इस तरह से, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जिनाइटल। और एक्वायर्ड मतलब क्या कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एज में वो डिसीज़ हमको होने वाली होती है या होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। तो उसकी क्या बेस्ट एग्जांपल है कार्डियोवैस्कुलर। मतलब क्या कि अगर आपके जैसे कि जो भी पेशेंट जिसकी भी एज अगर 60 के आसपास या अबव 40 होती है या अबव 50 होती है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा है या उसका वेट बहुत कम है, तो हमको वहाँ पर उसकी कार्डियोवैस्कुलर मतलब हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन इस तरह की हमको डिसीज़ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। और उसके बाद फंक्शनल डिसीज़, मतलब कि क्या हमारा बॉडी का जो फंक्शंस है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल फंक्शन, लेकिन अगर एबनॉर्मल वे में फंक्शनिंग कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी का अटैक पता है आपको, जिसको आप यूजुअली ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप उसको सीजर्स यानी कि एपिलेप्सी का अटैक आने के बाद में आप उसको कांधे सुंघाते हो, उसको चप्पल सुंघाते हो, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन को। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थी सारी की सारी डिसीज़ की कैटेगरी। अब हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले तो उसमें सबसे पहला जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस बोलने के बाद में भी सभी के जहन में जो है वो लंग्स आ रहे होंगे, स्पूटम्स आ रहा होगा, कफिंग आ रही होंगी, है ना, कमज़ोर सा आदमी आपके दिमाग में सामने आ रहा होगा। तो उस तरह की अभी तो ये जो डिसीज़ होती है ये क्या होता है? ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है।
ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल क्रोनिक डिसीज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो जो दो वायरस है, जो दो बैक्टीरिया है उसके, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये जो दो मेन बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, इसकी वजह से क्या होता है, हमको टीबी होती है, ये दो बैक्टीरिया की वजह से। और ये क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिसीज़ हमको होती है। तो ये जो डिसीज़ है वो सबसे पहले किसने स्टडी किया था? इट इज़ स्टडीड बाय साइंटिस्ट नेमली रॉबर्ट कोच फ्यू डिकेड्स बिफोर। ट्यूबरकुलोसिस इज रेफर्ड एज किंग ऑफ डिसीजेज। देखो मतलब कितनी डेंजर उस टाइम ये डिसीज़ थी, मतलब कुछ डिकेड पहले ट्यूबरकुलोसिस को एज अ किंग ऑफ डिसीज़, मतलब ट्यूबरकुलोसिस ही सबसे बड़ी डिसीज़ है ऐसे माना जाता था पिछले ज़माने में। तो उसको किसने स्टडी किया? रॉबर्ट कोच ने, जो साइंटिस्ट है, उसने इस डिसीज़ को स्टडी किया था। उसमें उसकी एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखेंगे कि भाई एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या, कि कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, कितने लोगों साल में उससे नए केसेस हमारे सामने आते हैं और उससे कितनी डेथ होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? एपिडेमियोलॉजी के अंदर। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1.7 बिलियन इंडिविजुअल आर इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड। मतलब कि क्या, कि हर साल 1.7 बिलियन लोग जो है इस डिसीज़ से इन्फेक्ट होते हैं, और विथ 8 to 10 मिलियन न्यू केसेस एंड 3 मिलियन डेथ्स पर ईयर। मतलब कि क्या, कि हर साल 8 से 10 मिलियन केसेस नए सामने आते जाते हैं, और जिसमें से 3 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती है। और ये डेटा किसने दिया है हमको? WHO ने। WHO एस्टिमेट द ट्यूबरकुलोसिस केसेस 6% ऑफ ऑल द डेथ्स वर्ल्ड वाइड। मतलब WHO का ऐसा एस्टिमेशन है कि दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है और उसमें जितने भी लोग मरते हैं, उसमें से 6% लोग ऐसे होते, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड के जितने भी लोग मरते हैं साल में, उसमें से 6% लोग सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरते हैं, और बाकी के दूसरे जो है वो दूसरी डिसीज़ की वजह से मरते हैं वहाँ पर। ऐसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ऐसे WHO ने एस्टिमेट किया है। इट इज़ फाउंड दैट HIV इन्फेक्टेड पर्सन आर प्रोन टू इफेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। मतलब क्या, कि ऐसा पर्सन जिसको HIV है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो इन दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर सिलेंडर रॉड शेप एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे होता है? उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसका सिलेंड्रिकल रॉड शेप होता है जो कि एरोबिक होता है। अब बैक्टीरिया की दो टाइप होती है, एक एरोबिक एक नॉन एरोबिक। तो जो एरोबिक होता है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। मतलब क्या, कि उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। और जिसको ऑक्सीजन की सर्वाइवल के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नॉन एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वो एरोबिक। मतलब क्या, कि ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए। तो ये अगर आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो आप फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होगे। अच्छा, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सा है? ये है एरोबिक। मतलब क्या, कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? हमारे लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। इसलिए सबसे पहले जो है ये डिसीज़ हमको कहाँ पर, चांसेस कहाँ पर होती है? सर्वाइवल के। मतलब क्या, कि बैक्टीरिया को पता है कि सर्वाइवल के लिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है ऑक्सीजन, कहाँ पर मिलता है? लंग्स के अंदर। तो इसलिए डिसीज़ हमको कहाँ पर होती है? लंग्स के अंदर सबसे पहले। तो इसलिए ऐसे हमको याद रखना है इस डिसीज़ के बारे में। एरोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्टेड टू द होस्ट बाय एयरबॉर्न कंटामिनेशन। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है, ये पर्सन को कैसे होता है टीबी की? जो एयरबॉर्न कंटामिनेशन, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल से एयरबॉर्न या पोलन जो होती है डस्ट, उसकी वजह से अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है तो वहाँ पर हमको चांसेस हो सकते हैं कि एयरबॉर्न पार्टिकल की वजह से हमको वहाँ पर टीबी हो सकती है। इट इफेक्ट फर्स्टली द लंग्स ड्यू टू इट्स ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट लंग्स का होने की वजह से सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? हमारे
लंग्स के ऊपर। दिस बैसिली वेल मल्टीप्लाई एंड ग्रो इन द ऑक्सीजन रिच लंग्स। मतलब कि क्या कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैसिली है, ये हमारे जो लंग्स में है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने की वजह से अच्छी तरीके से वहाँ पर वो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, अच्छी तरीके से वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। एज द ग्रेविटी ऑफ द डिसीज इंक्रीजेज, ऑर्गन्स लाइक बोन्स, लीवर्स, लिम्स, टिश्यू एक्सेट्रा गेट इन्फेक्टेड। फिर जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे जैसे उनकी तादाद हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है, तो उसी तरह से वो क्या होते हैं, फिर हमारी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि कोरोना भी हो रहा है, सबसे पहले वो हमारे लंग्स के अंदर होता है, फिर कहाँ पर आता है, सबसे पहले वो हमारे म्यूकस सिक्रेशन के थ्रू हमारे थ्रोट में, पहले वहाँ पर म्यूकस एरिया में आता है, फिर वहाँ से हमारे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर वो पूरी बॉडी में होता है हमको। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक एरोबिक तरह का बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है। इसके बाद में तो जैसे जैसे जो डिसीज है, जैसे जैसे वो जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स के अंदर बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होता है, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे वो फिर बोन्स में, लीवर में, लिम्फ टिश्यू में, सब जगह पे जाना शुरू हो जाते हैं और सारी चीज़ों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो हेंस इट कंप्राइजेस पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रिस्पेक्टिवली। तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया, जो टीबी की डिसीज है, उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। एक कौन सा, पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब पल्मोनरी मतलब क्या, जो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में होते हैं। अगर बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स में है तो हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी, लेकिन अगर कंडीशन वर्स होती है, अगर कंडीशन और सिचुएशन और ख़राब होती है और वो पूरी बॉडी में हमको अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। सो द ट्यूबरकुलोसिस कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की 3 टाइप हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, विद प्राइमरी टीबी द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सोजीनियस। मतलब क्या कि पल्मोनरी टीबी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी के अंदर कि जो सोर्स है टीबी का, कि कैसे होता है वो हमको एक्सोजीनियस, मतलब क्या कि जो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से हमको ये होता है। It occurs in individual who may lost their sensitivity of autoimmune system of body to tuberculobacillus। मतलब कि ये किन लोगों को होता है, जो जिनकी इम्यूनिटी ट्यूबरक्यूल बैसिलस से लड़ने की जो क्षमता है वो उन लोगों में कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। एंड सो मे डेवलप प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मोर देन वंस। या फिर ऐसे लोग जिनको पहले प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, लेकिन वो होने के बाद फिर से, और मतलब होने के बाद पूरी तरह से क्योर होने के बाद फिर से उनको वो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और नेक्स्ट है सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। इट मे फॉलो शॉर्टली आफ्टर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस in which the resistance of the body is decreased markedly. It is an exogenous reinfection. It is mainly found in the apex of one or both of upper lobes of the lungs। मतलब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि अगर किसी पर्सन्स को प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और वो होने के बाद अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और वो सिचुएशन अगर और ज़्यादा वर्स होती है और ज़्यादा ख़राब होती है, तो क्या डेवलप होगा वहाँ पर फिर सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे लंग्स है वो उसके जो अपर लोब्स हैं, हमारे लंग्स के जो अपर लोब्स होते हैं उसमें पूरी तरीके से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उसी तरह से माइलरी ट्यूबरकुलोसिस हम बोलेंगे, तो माइलरी ट्यूबरकुलोसिस किसको बोलते हैं हम, सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा पल्मोनरी फॉर्म विच रिजल्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी एज वेल एज सेकेंडरी टीबी। दिस इज लिम्फोनिक mutageneous disease which spread in later stages into systemic organ or isolated organ as liver, brain, kidney, pulmonary artery, lymph node and bone cells etc। मतलब क्या कि देखो 3 टाइप पढ़े हमने, उसमें पहली थी प्राइमरी, जो कि प्राइमरी मतलब क्या, उसका इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से है कि वो एक्सोजीनियस है। मतलब क्या कि बॉडी के बाहर से हमको इन्फेक्शन होता है। मतलब अगर पोलन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है जो कि कंटामिनेटेड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो ऐसा वायरस अगर हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमको पल्मोनरी टीबी वहाँ पर हो सकती है प्राइमरी स्टेज के ऊपर। लेकिन अगर
प्राइमरी के बाद अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और हमको जो सिचुएशन है और वर्स होती है और ख़राब होती है, तो हम वहाँ पर क्या डेवलप होगा फिर सेकेंडरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब क्या सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पर डेवलप हो सकती है, जो कि कब होती है, कहाँ पर होती है, वो पूरे जो अपर लोब है हमारे लंग्स के वो पूरी तरह से इस वायरस से भर चुके होते हैं। और जब सेकेंडरी की और जब माइलरी ट्यूबरकुलोसिस की बारी आती है तो ये जो वायरस है ये पूरी तरह से हमारे ब्रेन में, लिवर में, किडनी में, पल्मोनरी आर्टरी में, लिम्फ नोड में, बोन्स में, हर जगह पे हमारी बॉडी की हर सेल में ये वायरस एंट्री कर चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। उसी तरह से उसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब क्या? नॉर्मली राइज इन द बॉडी टेम्परेचर इन इवनिंग, मतलब शाम के टाइम पे अगर हमारी बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमको पायरेक्सिया। ये उसका एक सिम्टम्स है। फुटीज, माइलेज एंड लॉस इन बॉडी वेट, अगर वहाँ पे हमको बॉडी वेट लॉस होता हुआ दिख रहा है तो हम बोलेंगे ये उसका एक सिम्टम्स है। लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, मतलब रातों को अगर पसीना होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। प्रोलॉन्ग कफ विद ग्रीन एंड येलो स्पूटम, मतलब कि ज़्यादा कफ का होना ग्रीन और येलो स्पूटम के साथ में, और जिसकी वजह से और हमको जो हमारी चेस्ट है उसमें पेन भी फील हो, तो ये भी एक साइन और सिम्टम्स है। उसके बाद में ब्लड स्टेन्स परसिस्ट इन स्पूटम, मतलब जो हमारा स्पूटम है उसमें ब्लड स्टेन का आना, किस वजह से? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ प्लेवरा और पेरिकार्डियम, मतलब क्या कि पेरिकार्डियम मतलब अल्सरिटी, मतलब ज़्यादा खांसने की वजह से जो हमारे ऑर्गन में अल्सर डेवलप होता है वहाँ पर, और उसकी वजह से क्या होता है फिर जो स्पूटम है हमारा, उसके अंदर क्या ब्लड आना शुरू होता है। पल्मोनरी आर्टरी इन ट्यूबरकुल रीजन ब्रेक्स विच रिजल्ट इनटू मैसिव हेमोरेज, मतलब जिसको बोलेंगे खून की उल्टी जिसको बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारी वो ब्रेक हो जाती है बार बार कफिंग की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको खून की उल्टी या फिर वॉमिट जो है ब्लड की वॉमिट हमको होती है वहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमरेज, मतलब कि क्या आर्टरी का रप्चर होना। अगर हमारी ब्लड की आर्टरी वहाँ पर रप्चर हो जाती है तो फिर हमको वहाँ पर क्या हो सकता है? ह्यूमरेज, मतलब खून की उल्टी वहाँ पर हमको हो सकती है। उसकी ट्रीटमेंट हम देखेंगे फिर कि उसकी ट्रीटमेंट कैसी है। कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इनिशिएटेड विद मल्टीपल ड्रग थेरेपी फॉलोड इन फॉलोइंग मैनर। यूज़ ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग, अभी देखो फर्स्ट लाइन ड्रग कहा है उन्होंने, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन के अंदर जो ड्रग हम यूज़ करते होंगे उसको, तो प्राइमरी कंडीशन के अंदर हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? फर्स्ट लाइन एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रग सच एज रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरेजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथेम्बुटॉल। तो ये जो 4 ड्रग है, 5 ड्रग जो है ये एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी में हम उसको यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ड्रग्स हैव अ ग्रेटेस्ट एफिकेसी एंड एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी एंड इट इज़ अडॉप्टेड इन द फॉलोइंग फैशन, मतलब क्या कि ये जो ड्रग की जो लिस्ट जो हमने अभी नाम सुने, ये नाम की जो थेरेपी है हम कॉम्बिनेशन में हम उसको देते हैं यूजुअली। क्यों? क्योंकि इसको देने की वजह से इनके इफेक्ट भी अच्छे हैं और इसके साइड इफेक्ट भी कम है, इसलिए हम इस थेरेपी को देते हैं। तो कोई पेशेंट अगर सबसे पहले अगर वो डायग्नोस होता है प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजाइड प्लस पैराजिनामाइड एंड इथेम्बुटॉल फॉर पीरियड ऑफ फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स, मतलब पहले 2 से 3 महीने में हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उसको वहाँ पे क्या देंगे? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायरिजिनामाइड एंड इथेम्बुटॉल। तो ये जो 4 ड्रग है ये हमको पहले 2 से 3 महीने में देना है। और इथेम्बुटॉल क्यों देना है हमको? द रीजन ऑफ यूजिंग इथेम्बुटॉल विद द कॉम्बिनेशन इज टू प्रिवेंट द प्राइमरी रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड, मतलब आइसोनियाजाइड का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में ना हो, इसलिए हम आइसोनियाजाइड के साथ में इथेम्बुटॉल को यूज़ करते हैं। देन इट फॉलोड विद, फिर ये जब 3 महीने की ट्रीटमेंट पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद में हम क्या देते हैं फिर ट्रीटमेंट में? ये 3 महीने की ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद रिफाम्पिन, आइसोनियाजाइड एंड इथेम्बुटॉल, ये तीन मेडिसिन फिर हम वहाँ पे लेते हैं। फिर उसके बाद में सपोर्टिव मेजर्स मतलब क्या है कि इस ट्रीटमेंट के साथ में जो हमको विटामिन, जो हमको वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हमको लेने हैं वो क्या है? विटामिन B6 इज गिवन ओरली ड्यूरिंग थेरेपी टू नलिफाई टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज न्यूरिटिस, मतलब कि क्या कि इस थेरेपी को लेने की वजह से साइड इफेक्ट डेवलप होता है एक, जिसको ओवरकम यानी कि जिसको जो है इनहिबिट कौन करता है? विटामिन B6। तो हम क्या करते हैं इस थेरेपी के साथ साथ विटामिन B6 को भी लेते हैं। इसी तरह से हम इसी के साथ साथ डॉक्टर हमको ये सलाह देता है, हमको ये सजेशन देता है कि हमको हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करता है डॉक्टर, किस लिए? ताकि इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा लॉस होता है और वो बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हमको जो प्रोटीन है
वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मीट, एग्स, मिल्क जो है ये सब खाना होता है ताकि हम हमारी बॉडी वेट जो है वो गेन कर सके, इसको हम बढ़ा सके। नेक्स्ट इज चूज ऑफ सेकंड लाइन ड्रग्स। अब सेकंड लाइन ड्रग्स हम कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे? माइल्ड ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। सो सेकंड लाइन ड्रग के अंदर इन द केस ऑफ रीअक्यूरेंस और रेजिस्टेंस डेवलप, अगर ये जो पिछली ट्रीटमेंट है ये लेने के बाद हमको रेजिस्टेंस डेवलप होता है वहाँ पर, अगर ये ड्रग से भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर हमको उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे फिर? इथोनियोमाइड, साइक्लोसेरिन, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। सो ये जो 3 ड्रग है फिर हम वो यूज़ करेंगे जो कि हायर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है एज़ कम्पेयर टू रिफाम्पिन, आइसोनियाज़िड एंड पैराजिनामाइड। अगर ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर हमको वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो या फिर से वो डिसीज़ होती है हमको, तो फिर हमको इथोनियोमाइड, साइक्लोसेरिन, अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये ड्रग लेना होता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।